हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आपका हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का भाग 3 का कक्षा 8 का पाठ 8 पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। बच्चों, यह वीडियो जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यूपी बोर्ड की पुस्तकें भी अब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई हैं एनसीईआरटी को बेस मान करके। अतः इन परीक्षाओं से भी बहुत से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल जाते हैं। तो बच्चों, पाठ 8 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। राष्ट्रवाद क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं बच्चों, फिर इसका उदय हुआ और फिर विकास हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब बच्चों है राष्ट्र की भावना। राष्ट्र की भावना। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब भारत में पहले राष्ट्रीयता नहीं थी, भारत में राष्ट्र की भावना क्या नहीं थी। तो कह सकते हैं बच्चों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पूर्व भारत में राष्ट्रवाद की भावना का नितांत ही अभाव था। शायद हमारी गुलामी का एक सबसे बड़ा कारण था कि हम राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित नहीं थे, क्योंकि हर व्यक्ति हर क्षेत्र को ही अपना देश समझता था, वो उसी के प्रति जो है समर्पित था, उसी के प्रति जो है वो राष्ट्र भक्त था। संपूर्ण भारत की भावना का अभाव था, जैसा कि आज और या यूं भी कह सकते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास हुआ, जो उदय हुआ, वो हमारे देश में भी आया। अंग्रेजों की अगर हम एक सबसे बड़ी देन कहें तो वो ये है कि अंग्रेजों ने हमारे संपूर्ण भारत को एक भारतीयता की भावना में बांध दिया, एक राष्ट्रवाद की भावना में बांध दिया। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ को। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर भारतीय विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उदित हुआ। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण, क्या कारण था बच्चों कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ? आज उसको समझते हैं, उसको एक एक करके। राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण, भारत की राजनीतिक एकता। अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानून ने भारत को एक से सांचे में ढालना आरंभ कर दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी। इसने वैचारिक एवं भावनात्मक एकता को बढ़ावा दिया। कहने का मतलब यह है कि बच्चों कि जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन प्रारंभ हुआ तो पूरे देश में उन्होंने एक सा कानून लागू किया और करीब करीब पूरे भारत पे उनका आधिपत्य था। इसलिए एक समान जो है कानून का बनना, उसका लागू होना, और एक सी समस्याएं थी हर जगह, क्योंकि एक ही शासन के अधीन 200 साल हम लोग जो है लगभग 200 साल एक ही शासन के अधीन रहे, और उस अंग्रेजी शासन ने पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में कब्जा कर रखा था। तो वहां एक जैसा ही कानून था। इस तरह हम लोगों ने भारत को एक राजनीतिक एकता में संगठित होने का मौका दिया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था बच्चों तीव्र परिवहन। वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए ही परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनी। पक्के मार्गों का एक जाल बिछ गया, इससे प्रांत एक दूसरे से
गांव बड़े बड़े नगरों से जुड़ गए। देश को एकता में बांधने वाला ये सबसे बड़ा साधन रेल थी। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजों ने रेल का विकास तो किया, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। अंग्रेजों ने जो है देश में रेल का जो विकास किया, वो उनका मुख्य उद्देश्य था कि अपने व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, भारत का अधिक से अधिक शोषण किया जाए, भारत के कच्चे माल को जल्दी से जल्दी समुद्र बंदरगाहों तक ले जाया जाए और भारत के धन संपदा को जल्दी से जल्दी उसका शोषण हो सके। तो बच्चों, अनजाने में ही अंग्रेजों ने रेल का विकास करके हमारे पूरे देश को एकता में बांध दिया, जिससे कि हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। सब्जी पापा भी खा। तीसरा जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कारण था बच्चों हमारे देश में राष्ट्रीयता का विकास होने का, वो था डाक तथा संचार व्यवस्था। डाक और संचार व्यवस्था पहले भी थी। पिछले पाठों में आपने पढ़ा कक्षाओं में कि शेरशाह सूरी ने डाक संचार की व्यवस्था किया और आपके जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी डाक की व्यवस्था में उत्तम कराने की कोशिश की। लेकिन जैसी डाक की आधुनिक व्यवस्था अंग्रेजों के समय में हुई, वैसी व्यवस्था सल्तनत काल में नहीं हुई थी। तो 1850 के उपरांत आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को एक करने में सहायता प्रदान की। अंतरदेशी पत्रों, समाचार पत्रों, पार्सल को कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। डाक खानों के द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पूरे देश में भेजा जा सकता था। संदेशों के शीघ्र भेजने में बिजली के तारों ने क्रांति ला दी। आधुनिक संचार साधनों से भारत के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। कहने का मतलब यह है बच्चों की सूचना के आदान प्रदान, वो भी आधुनिक एवं तीव्र गति से सूचना के आदान प्रदान के साधनों ने भारत को राष्ट्रवाद के सूत्र में पिरो दिया, राष्ट्रवाद को बढ़ाने का एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराया। तो जाने अनजाने में अंग्रेजों ने इन सब कार्यों का विकास करके हमारे देश को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरो दिया। नए बुद्धिजीवी वर्ग एक बच्चों और बड़ा कारण था। नए बुद्धिजीवी लोग प्रायः कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि थे। इससे कुछ लोग इंग्लैंड में भी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने वहां की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं की व्यवस्था देखी। यहां लौटने पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके मौलिक अधिकार शून्य के बराबर हैं और वातावरण में दास्ता ही दास्ता है। अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित थे। उन्होंने अनुभव किया कि सन 1833 के चार्टर एक्ट तथा महारानी विक्टोरिया की सन 1858 में की गई घोषणा में दिए गए वचनों के बावजूद ऊंचे ऊंचे पदों के द्वार भारतीयों के लिए बंद ही थे। यही लोग नवोदित राजनीतिक असंतोष का केंद्र बिंदु बने तथा भारतीय राजनीतिक संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान किया। यह बच्चों पहला अवसर था कि जब भारतीय लोग पढ़ने लिखने के लिए विदेश गए, इंग्लैंड गए और उन्होंने वहां की शासन व्यवस्था को बड़े नजदीक से देखा और वहां पर लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में उन्होंने जाना, कानून के बारे में जाना और कानून की पढ़ाई की। तब उन्हें ये पता लगा कि भारत जब भारत आए तब उन्होंने ये अनुभव किया कि हमारे यहाँ तो मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, चारों तरफ दास्ता ही दास्ता है। 1833 के चार्टर एक्ट तथा महारानी विक्टोरिया सन 1858 में की गई घोषणा में दिए गए वचनों के बावजूद भी ऊंचे पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे। भारतीयों को ऊंचे पदों पर नहीं भर्ती किया जाता था। अगला जो कारण है अंग्रेजी भाषा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का प्रचलन है। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के मध्य अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वाह किया, जिससे कश्मीर से दक्षिणी ध्रुव तक सभी क्षेत्रों के निवासी
अपनी बात एक मंच पर रख सके। कहने का मतलब है अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजी ने पूरे भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रचलन से लोगों ने उस भाषा को समझा और लोगों ने उस भाषा को समझ करके एक दूसरे को समझा। तो अंग्रेजी भाषा ने जाने अनजाने में हम सब लोगों को एक सूत्र में बांधने की भूमिका भी निभाई, क्योंकि भारत विभिन्न प्रकार की भाषाओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, जिससे कि हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा ने वह माध्यम का कार्य किया जिससे कि हम सभी को उसने एक धुर में बांध दिया। प्रेस तथा साहित्य की भूमिका, ये बच्चों प्रेस और साहित्य, प्रेस जो है, प्रेस ये हम लोगों के लिए नया ही था, क्योंकि इससे पहले पेपर, समाचार पत्र ये जो है अनजान चीजें थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो प्रेस भी साथ में आया। प्रेस द्वारा भारतीयों ने देशभक्त की भावनाओं का आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाचार पत्र निकले। उनके पन्नों पर सरकारी नीतियों की लगातार आलोचना होती थी। भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा जाता था। लोगों को एकजुट होकर राष्ट्रीय कल्याण के काम करने को कहा जाता था। जनता के बीच स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगिकरण आदि के विचारों को लोकप्रिय बनाया जाता था। इस प्रकार पेपर ने भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला बच्चों है अंग्रेजों का नस्ली दंभ। भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता का दंभ था। भारतीय यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जा सकते थे। उन्हें गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी जिसमें यूरोपीय यात्री जा रहे हों। कहने का मतलब यह है कि भारतीयों की, यूरोपियों या अंग्रेजों की नजर में भारतीयों की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी। अंग्रेज अपने आप को एक अच्छी ऊंची नस्ल का व्यक्ति मानते थे और भारतीयों को एक गंदा एवं निचली नस्ल का व्यक्ति मानते थे। वो कहा करते थे कि जो है उनके क्लबों में लिखा रहा करता था बाहर कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउ, मतलब यहाँ पर कुत्ते और भारतीय नहीं अलाउ हैं। तो यह ऐसी उनकी भावना ने हमको झकझोर करके रख दिया और हम सब लोग जो है हमारे सबके अंदर एक राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अगला बच्चों कारण है आर्थिक शोषण। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के रूप में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था और उसे अपने सस्ते कच्चे माल तैयार के लिए एक मंडी चाहिए थी। भारत की सभी आर्थिक नीतियां, कृषि उद्योग, वित्त शुल्क, विदेशी पूंजी निवेशन, विदेशी व्यापार, बैंक व्यवसाय इत्यादि अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गई। जब कभी भी भारतीय विकास तथा अंग्रेजी हितों में टकराव होता था तो बल्कि सदैव भारतीय हितों की होती थी। इस व्यवस्था का दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक में उल्लेख किया। बच्चों, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी में समझाया किस प्रकार भारतीयों ने, अंग्रेजों ने भारतीयों का खून चूस लिया। उन्होंने हमारी सारी जो है धन संपदा को लूट लिया, धीरे धीरे उसको जर्जर कर दिया। हमारे कच्चे माल को उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में बना करके हम ही को बेचा महंगे दामों पर, जिससे कि हम निरंतर गरीब से गरीब होते गए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कहते हैं इस कांग्रेस की स्थापना के पीछे भी अंग्रेजों की ही चाल थी। अंग्रेजों ने ऐसा सोचा था कि जो युवा भारतीय हैं उनके असंतोष को खत्म करने के लिए एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे भारतीयों में पनप रहे असंतोष एवं विद्रोह की भावना को दबाया जा सके। 1885 से भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न मुख्य अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। 1885 और 19 के पहले चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय अस्पष्ट तथा संदिग्ध थे। यह एक आंदोलन केवल शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, जो पश्चात उदारवादी और अति विचारवादी प्रेरणा लेता था। कहने का मतलब यह है कि 1885 से 1919 तक कांग्रेस अंग्रेजों के प्रति वफादार बनी रही और उन्हीं के गुण गाती रही।
और उन्हीं का ही सहयोग करती रही। 1919 1947 के अग्रिम चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग अहिंसात्मक असहयोग अपनाकर आंदोलन किया। कहने का मतलब है कि 1919 के बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए और गांधी जी के एक विशेष ढंग अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन को अपना करके कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की थी। अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। वे उदारवादी अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद गोपाल, गणेश आगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। कौन थे अध्यक्ष बच्चों? उमेश चंद बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद बनर्जी। ये देखिए बच्चों, एओ ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य, ये देखिए बच्चों, पहला अधिवेशन जब हुआ था उसकी फोटो है ये कहां हुआ था बच्चों? महाराष्ट्र में गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885। देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, राजनीतिक व सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी। सरकारी नीतियों की आलोचना भी होती थी। सरकार को कैसी नीतियां अपनानी चाहिए इसके बारे में प्रस्ताव पास किए जाते थे। कांग्रेस की दो विचारधाराएं, जो कांग्रेस के अंदर ही जो है दो विचारधाराएं पनपी। पहली जो विचारधारा थी वो नरम दल की थी। कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा कराना चाहते थे, उदारवादी कहलाए, लिबरल कहलाए। उनका विश्वास था अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। बाकी बच्चों, इसके विपरीत एक दूसरा दल भी था जिसे गरम दल कहते हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों की जोड़ी को लाल बाल पाल क्या कहते हैं बच्चों? बाल लाल पाल गरम विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय करके अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते। वो इस बात को मानते थे कि सिर्फ अनुनय विनय करके हम अंग्रेजों से अपनी आजादी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वे मानते थे कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगे पूरा नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर हम रहेंगे नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई। गरम व नरम दलों की भावनाओं, विचारों, तरीकों को आपको क्या अंतर दिखाई देता है? इस बच्चों विचार करिए इस बात पे। बंग और भंग आंदोलन, तेजी से बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 ईस्वी में दो भागों में विभाजित कर दिया। अंग्रेजों ने विभाजन का कारण बढ़िया प्रशासन व्यवस्था प्रदान करना बताया, परंतु वास्तविक कारण था हिंदू एवं मुसलमान लोगों में फूट डालना। इसी बीच 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तथा हिंदुओं ने भी 1906 में हिंदू महासभा गठन करके बंगाल प्रेसिडेंसी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक पश्चिमी बंगाल जिसमें हिंदू अधिक थे और दूसरा पूर्वी बंगाल जिसमें मुसलमान अधिक थे। विभाजन के कारण सारे बंगाल में रोष की लहर दौड़ गई। विभिन्न स्थानों पर सभाएं व आंदोलन किए गए। नरम व गरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये देखिए बच्चों, लाल बाल पाल की जोड़ी। इस आंदोलन के प्रमुख हिस्से क्या थे? बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग का विरोध करने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों से प्रार्थना करने की बजाय
अपने बल पर स्वराज हासिल करने की भावना से दो तरह के कार्यक्रम बनाए। पहला, बड़ी मात्रा में अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि माल का बहिष्कार, मतलब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। दूसरा, स्वदेशी यानी अपने देश के लोगों द्वारा बनाई गई चीजों का ही उपयोग करना। भारतीयों में स्वदेशी का विचार पनपने लगा। वे कहते, हम अपने उद्योग लगाएंगे, अपने स्कूल कॉलेज खोलेंगे, गांव के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याएं दूर करेंगे, हम अपनी अपनी पंचायत व कचहरी चलाएंगे, हम अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी आत्मशक्ति बढ़ाएंगे। लोग यह क्यों सोचते थे कि बहिष्कार और स्वदेशी कार्यक्रमों से देश को स्वराज मिल पाएगा? चर्चा कीजिए। उसका बहुत बड़ा कारण बच्चों ये था कि अगर हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे तो वो माल बेकार चला जाएगा, और अंग्रेजों की जो चाल थी हमारे कच्चे माल से, वो विदेशी में जाकर के कारखानों में जाकर के उस कपड़े माल बनवा करके हमारे देश में ही बेचते थे, तो वह उनका चक्र टूट जाता और हम स्वदेशी यूज करने से हमारी स्वयं की अर्थव्यवस्था मजबूत होती और हमारा धन हमारे पास ही रहता, जिससे विदेशी शासन की नींव कमर टूट जाती। ब्रिटिश शासन द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के क्रूर दमन के कारण कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सतत सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। सशस्त्र क्रांति का मतलब क्या है बच्चों? शस्त्रों के द्वारा, हथियारों के द्वारा। क्रांतिकारी शीघ्र परिणाम के इच्छुक थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन ने गति प्राप्त कर ली। इनका विश्वास था कि क्रांति से ही देश को आजाद कराया जा सकता है। क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। किसकी बच्चों? अनुशीलन समिति की। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष प्रमुख क्रांतिकारी थे। महाराष्ट्र के चापेकर भाइयों की भी इसी प्रकार के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए क्रांतिकारी समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू किया गया। बंगाल के संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र का काल प्रमुख था। क्रांतिकारियों के ये तीन प्रमुख समाचार पत्र थे, संध्या, युगांतर और काल। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया बच्चों। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नए सुधारों की घोषणा की। भारत में काउंसिल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करके उनका पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था हुई, किंतु इससे भारतीयों में असंतोष कम नहीं हुआ। देखिए बच्चों, अंग्रेजों ने मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करने की एक साजिश रची। भारत में पहली बार जो है मुसलमानों को आरक्षण देकर के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की और भारत में आरक्षण की नींव रखी, जिससे कि उन दोनों में, हिंदू मुसलमान में फूट डाली जाए, विभाजन किया जाए और इनकी ताकत को कमजोर किया जाए। यही अंग्रेजों ने जो है हमेशा डिवाइड एंड रूल, फूट करो और राज करो नीति का पालन किया। सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए, तब उन्होंने बंग भंग को रद्द कर पुनः बंगाल को एक करके कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को यहाँ की राजधानी भी बना दिया। इससे भी राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुए। देखिए बच्चों, ये हमारे क्रांतिकारी थे अरविंद घोष। युद्ध काल में बंगाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में सशस्त्र राष्ट्रवादी विद्रोह की योजना तैयार होने लगी। भारत के बाहर अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय देशभक्तों ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। किसकी बच्चों? अमेरिका में एक गदर पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। कौन थे बच्चों? लाला हरदयाल। इस दल के अन्य प्रमुख सदस्यों में रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, बरकत उल्लाह, उमैद उल्लाह सिंधी, भगवान सिंह तथा सोहन सिंह भरकना अधिक सक्रिय थे। गदर पार्टी की ओर से एक सामाजिक पत्र गदर का भी प्रकाश नाम से प्रकाशित होता था। उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन।
ये देखिए जो रास बिहारी बोस जी की तस्वीर। होम रूल आंदोलन सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। युद्ध काल में भारत के कुछ राष्ट्रीय नेता इंग्लैंड की मदद करने के पक्ष में थे। वे आशा करते थे कि इस मदद के बदले में इंग्लैंड की सरकार भारत को स्वशासन की दिशा में कुछ सुविधाएं उचित करेगी। बच्चों, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अंग्रेजों से प्रेरित थे, उनसे प्रभावित थे और प्रथम विश्व युद्ध में वो भी देश में घूम घूम करके भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनको यह विश्वास था, अंग्रेजों ने उन्हें मौखिक झूठा आश्वासन दे रखा था कि अगर इंग्लैंड के प्रथम विश्व युद्ध में विजय होने के उपरांत हम भारतीयों को स्वशासन दे देंगे। इस आशा से वो जो है महात्मा गांधी जी भी प्रचार प्रसार करके सैनिकों की भर्ती करते थे। उस समय उनको कुछ लोगों ने महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों का एजेंट तक कहा। कुछ भारतीय नेता युद्ध के दौरान इंग्लैंड पर दबाव डालना चाहते थे जिससे स्वशासन के विषय में जल्दी घोषणा कर दी जाए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। लाला हरदयाल देखिए बच्चों, ये लाला हरदयाल 1916 ईस्वी आते आते कांग्रेस के दोनों गरम और नरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। और भी जानिए बच्चों कुछ चीजें। सन 1895 और 1905 में एक छोटे एशियाई देश जापान ने बड़े देश चीन और पश्चिमी देश रूस को युद्ध में हराया था। इन देशों की हार ने यह बता दिया कि बड़े देशों तथा पश्चिमी देशों का शक्ति में एक अधिकार नहीं है। उनकी इस हार ने गरम दल की सोच को काफी प्रभावित किया। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रूस और जापान देश थे। अमेरिका भी बाद में इंग्लैंड और उसके पक्ष वाले देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। तो इसी के साथ ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। आशा करता हूं ये पाठ में आप आई हुई शब्दावली और आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस पाठ में कुछ शब्दावली बच्चों आई हुई है, उसको समझ लेते हैं। इसमें एक ही शब्दावली है, आधिपत्य। इसका मतलब है किसी के द्वारा किसी पर किया जाने वाला शासन से कहते हैं आधिपत्य। इसमें बच्चों कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं हमको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में। इसका उत्तर बच्चों क्या है? 1885 में। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा प्रश्न बच्चों हमारा है अति लघुत्तरी उत्तर प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किसकी रही बच्चों? तो किसकी रही? एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम की। किसकी बच्चों? A.O. ह्यूम की। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे। ये कथन किसका था बच्चों? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर के रहेंगे। कौन, किसने कहा था ये? बाल गंगाधर तिलक। लिख लीजिए इसका उत्तर, बाल गंगाधर तिलक। इसने किया था बच्चों? बाल गंगाधर तिलक ने। तीसरा हमारा प्रश्न है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सिंपल सा उत्तर है बच्चों 1906 में। कब हुई? 1906 में। 1906 में लिख लीजिए इसको, 1906। ठीक है, चलिए
अगला हमारा तीसरा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए उद्देश्यों को लिखिए। कांग्रेस की दो विचारधाराएं कौन सी हैं, उनके बारे में लिखिए। होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं? और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, स्पष्ट करिए। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारी पोस्ट पे मिल जाएंगे, आप वहां से देख करके इसको नोट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क क्या है बच्चों, देख लीजिए इस पार्ट का। कांग्रेस के नरम एवं गरम दल के नेताओं की सूची बनाइए। इनमें से आप किस दल के नेताओं के विचारों से सहमत हैं और क्यों हैं, ये आपको जो है आपका होम प्रोजेक्ट वर्क है, इसे आपको स्वयं करना है और कल इस पर चर्चा होगी। ओके बच्चों, तो बच्चों थैंक यू, टाटा बाय बाय। अगर बच्चों आपको हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। थैंक यू।